हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्लेटो के बारे में। ठीक है। आप लोग स्क्रीन में जिनको देख रहे हैं, ये है प्लेटो, जिनका स्टैचू का पिक्चर लगा हुआ है। ठीक है। तो आप लोग देख के समझ सकते हैं कि प्लेटो जो व्यक्ति महान दार्शनिक थे, जिन्होंने सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस में से दार्शनिक का जो स्थान प्राप्त किया था, उनका नाम था प्लेटो। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में वैज्ञानिक का स्थान प्राप्त किया था, उनका नाम था इन्हीं का शिष्य अरस्तु का। ठीक है। तो आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो करने वाले हैं प्लेटो का। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भी आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो भी नेट का तैयारी कर रहे हैं, या फिर ये आपका पीजी में भी पढ़ने को मिलता है और ईजी में भी है, जिनका पॉलिटिकल साइंस है, उनको सजेस्ट करिए कि आइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को ज्वाइन कीजिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म 428 ईस्वी पूर्व में माना जाता है ना। ईस्वी पूर्व में माना जाता है ना। और इनका मृत्यु 347 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। ठीक है। इनके पिता का नाम था अरिस्टोन, और माता का नाम था परिक्तियानी। इनका जन्म का स्थान था एथेंस। एथेंस यूरोप के अंदर आता है ना। तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो प्लेटो महाराज का जो जन्म है 428 ईस्वी पूर्व में होता है, मृत्यु इनका 347 ईस्वी पूर्व में होता है। तो लगभग ये 81 साल तक जीवित रहा है ना। इनका पिता का नाम था अरिस्टोन और माता का नाम था परिक्तियानी। इनका जन्म का स्थान था एथेंस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लेटो का जन्म एथेंस में एक कुलीन परिवार में हुआ था, है ना। एथेंस में एक कुलीन परिवार में हुआ था। कुलीन परिवार का अर्थ होता है जो उच्च वर्ग का होता है ना। उच्च वर्ग का जो फैमिली होता है उनको कुलीन परिवार के नाम पर संबोधित किया जाता है। ठीक है। तो फिर इनका जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था अरिस्तोक्लोज। बचपन का नाम था अरिस्तोक्लेस, है ना। ठीक है। मैं हर एक बात को लिख के नहीं बता पाऊंगा। जो मेन पॉइंट्स है, जिस पॉइंट में आपका बहुत सारा वर्ड याद रह सकता है, मैं उसी पॉइंट को लिख रहा हूं। ठीक है। आगे आप लोग क्या कीजिएगा, इस पॉइंट को नोट डाउन करने के बाद आप अपना अच्छा से समझने के बाद इसको अपना भाषा में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। तो प्लेटो जी का जन्म कहाँ हुआ था? एथेंस में एक कुलीन परिवार में हुआ था और इसके बचपन का नाम था अरिस्तोक्लोज। लेकिन उसके चौड़े कंधों के कारण
चौड़े कंधों के कारण उनके व्यायाम के शिक्षक ने चौड़े कंधों के कारण उनके व्यायाम के शिक्षक ने उनका नाम रखा था प्लेटो। ठीक है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं शॉर्ट वर्ड में कि प्लेटो का बचपन का नाम था अरिस्तोक्लिस, और उनके चौड़े कंधों के कारण उनके व्यायाम के शिक्षक ने उनसे प्रोत्साहित होकर उनसे क्या है खुश होकर उनको उपनाम रखा प्लेटो, और इसी नाम से उन्होंने क्या है आगे चलकर विश्व विख्यात हुआ। प्लेटो के नाम से ही इनको सारी दुनिया जानने लगा। ठीक है। फिर आगे समय व्यतीत होता है और इनके जीवन के 20 वर्ष में ये क्या करता है, सुकरात का शिष्यत्व ग्रहण करता है। ठीक है। सुकरात का शिष्यत्व ग्रहण किया करता है। ठीक है। शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद 399 ईस्वी पूर्व में 399 ईस्वी पूर्व में सुकरात की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो जब सुकरात जी की मृत्यु हो जाता है, मृत्यु होने के बाद क्या होता है, प्लेटो का जीवन में एक नया मोड़ आता है ना, नया मोड़ आता है। और उस समय कहता है, ये जो समय था उनके मृत्यु के पश्चात, तो उस समय को कहा था मैक्सी जी ने कि प्लेटो में सुकरात पुनर्जीवित हो उठा है। ठीक है। प्लेटो में सुकरात पुनर्जीवित हो उठा है। राइट। फिर कुछ समय व्यतीत होने के बाद प्लेटो ने क्या करता है, घूमना फिरना शुरू कर देता है। ये सारी दुनिया को घूमने का प्रयत्न करता है। ये क्या करता है, इधर उधर घूमते रहता है। ये कहा जाता है कि सुकरात के मृत्यु के पश्चात प्लेटो जब इधर उधर घूमना शुरू किया तो उन्होंने उस समय क्या है, भारत का भी दर्शन किया था। भारत का भी दर्शन किया था और ये घूमते हुए गंगा नदी के तट पर आया था। पर यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, इसका कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि प्लेटो सुकरात के मृत्यु के पश्चात घूमते हुए भारत का भी दर्शन किया था। ठीक है। फिर आगे समय व्यतीत होता है और पहुंचता है 388 ईस्वी पूर्व में। 388 ईस्वी पूर्व में, यानी कि इनके जीवन का जब 40 वर्ष हो जाता है, तब इन्होंने क्या करता है कि एथेंस आता है और एथेंस में आकर एक अकादमी का स्थापित करता है। अकादमी यानी कि शैक्षणिक संस्थान का स्थापित करता है और इस संस्थान को इस अकादमी को यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में गौरव प्राप्त होता है। प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में विश्व विख्यात होता है। ठीक है। यानी कि प्लेटो महाराज ने 40 वर्ष में इन्होंने सुकरात का मृत्यु हुआ तो इन्होंने घूमना फिरना शुरू कर दिया, दुनिया का अध्ययन करना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने क्या कहा कि नहीं, आप तो घूमना फिरना हो गया बहुत, अब क्या है, आप अपना देश लौटना चाहिए और लौट के एक अकादमी का स्थापित करना चाहिए जहां से क्या बच्चों को शिक्षा दिया जा सके। तो क्या करता है, इन्होंने अपने जीवन का 40 वर्ष में आता है और अकादमी का
स्थापित करता है और उस अकादमी को यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में ख्याति प्राप्त होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और इस विश्वविद्यालय में प्लेटो महाराज ने अपने जीवन के 49 वर्ष तक इसी अकादमी में एक शिक्षक और एक दार्शनिक के रूप में अपने जीवन का 49 वर्ष तक यही बिताता है। और इस अकादमी में शिक्षा दिया जाता था राजनीति, कानून और दर्शन के साथ साथ सभी विषयों का शिक्षा देता था, है ना। सभी विषयों का शिक्षा देता था, यानी कि राजनीति, कानून और दर्शन के शिक्षा तो देता ही था, साथ में क्या है, सभी विषयों का शिक्षा देता था। पर इन सभी में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिया था गणित को और ज्यामिति को। इसीलिए प्लेटो महाराज ने अकादमी के मुख्य द्वार पर लिखा था, लेट नो मैन इग्नोरेंट ऑफ जियोमेट्री इंटर हियर, यानी कि गणित से अपरिचित व्यक्ति या गणित से अनभिज्ञ व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे। ठीक है, यानी कि इन सभी विषयों का शिक्षा देने के साथ साथ प्लेटो महाराज कहता था कि जिनको गणित और ज्यामिति का शिक्षा, गणिती और ज्यामिति के बारे में पता नहीं है, उनका शिक्षा उनको प्राप्त नहीं हुआ है, तो क्या है, वो इस विश्वविद्यालय में प्रवेश ना करे। ठीक है, फिर प्लेटो महाराज ने अपने जीवन के 81 वर्ष में सुकरात जैसे आदि सैकड़ों शिष्यों को छोड़कर मृत्यु के गोदी में सो जाता है। ठीक है, तो 81 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। सुकरात जैसे आदि सैकड़ों शिष्यों को छोड़कर। प्लेटो को क्या कह सकते हैं, प्लेटो को और एक बात कहा जाता है कि प्लेटो को दार्शनिक का राजा और राजा को दार्शनिक बनाने वाला कहा जाता है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज प्लेटो का रचना और रिपब्लिक के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग पार्ट 2 में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी और डिस्कस कर लेते हैं प्लेटो की रचना के बारे में, है ना। प्लेटो की रचना लगभग इनके ग्रंथों की संख्या 38 माना जाता है ना, लेकिन 38 में से सिर्फ 23 की ही पुष्टि हुई है। ठीक है, बाकी की पुष्टि नहीं हुई है कि प्लेटो ने लिखा है कि किसने लिखा है, लेकिन प्लेटो की ग्रंथ की संख्या 38 माना जाता है और पृष्ठों की संख्या इन काव्यों की 2662 माना जाता है और इनको प्रकाशित किया था ऑक्सफोर्ड
ऑक्सफोर्ड के द्वारा, है ना। तो ऑक्सफोर्ड ने प्रकाशित किया था 2662 पृष्ठ के साथ 23 ग्रंथों को, ठीक है। इनमें से प्रमुख ग्रंथ हम लोग प्रमुख ग्रंथों को आगे देख लेते हैं ना। इनमें से इनका प्रमुख ग्रंथ के रूप में अपोलोजी, क्रीटो, इथोफ्रो, जॉर्जियस, मेनो, प्रोटागोरस, सिम्पोजियम, तो रिपब्लिक, सोफिस्ट, स्टेट्समैन, एंड लॉज। तो इन सभी ग्रंथों में से सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ था वो था प्लेटो, सॉरी रिपब्लिक। रिपब्लिक इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था। रिपब्लिक में कानून, दार्शनिक, देश के कानून व्यवस्था, इन सभी चीजों का वर्णन है। और ये सभी ग्रंथों में से सिर्फ लॉज से छोटा है। इनका जो भी ग्रंथ है सबसे बड़ा ग्रंथ तो कौन है? लॉज है। और लॉज के बाद में रिपब्लिक आता है, पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ में से रिपब्लिक है, जिनमें कानून व्यवस्था, रीति रिवाज, ठीक है, दार्शनिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, इन सभी का वर्णन रिपब्लिक में मिलता है। ठीक है, यानी कि देश को किस प्रकार से चलाया जा सकता है, किस प्रकार राजा को दार्शनिक बनना चाहिए, किस प्रकार जनता का जो भाग है वो किस आधार पर जनता को बांटा जाए, किस आधार पर सैनिक शिक्षा दी जाए, इन सभी चीजों का रिपब्लिक में मिलता है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। हम लोग फिर पार्ट 2 में आगे बढ़ेंगे और पार्ट 2 में सारा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर पार्ट 3, पार्ट 4 इस आधार पर क्या है आप लोग का प्लेटो कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।